अच्छा एक सवाल भी दिया था चिपका के, वो भी हो गया। अच्छा मैंने सेफ साइड पे उसका सोल्यूशन भी चिपका दिया था, तो वो आए वो आप लोगों ने देख लिया होगा। कोई इसमें मसला, कोई सवाल? हाँ या नहीं? नहीं है, चलो गुड हो गया भाई। चले भाई अपने पास आप हेडिंग डाल दें, कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल जर्नल बोरोइंग। यानी कल हम एक बैंक के पास गए थे, आज हम एक से ज़्यादा बैंक के पास गए। यानी मैं अगर एमसीबी के पास जाऊं तो एमसीबी मुझे कह रहा है कि भाई मेरे लिए आपकी तरफ इतना लोन है, इतनी लिमिट है, और मैं यूबीएल के पास जाऊं तो वो कह रहा है इतनी लिमिट है, इतना लोन है। अब इस चीज़ को कैसे अकाउंट फॉर करना है, उससे पहले वही आपने कहानी सुननी होगी, यू नीड टू डेवलप द बिजनेस सेंस। फोकस होकर देखिएगा इस इलस्ट्रेशन के अंदर, अगर मैं इसको हल्का सा और जूम करूं तो आप यहां पे क्लैरिटी से देख सकते हैं कि एमसीबी की लिमिट कितनी है। अच्छा एमसीबी की 5 मिलियन की लिमिट का मतलब यह है कि मैं 5 मिलियन की हद तक का लोन निकाल सकता हूं। कहां से? एमसीबी से। चलें जी, और अगर मैं यूबीएल की बात करूं तो यूबीएल से कितना निकाल सकता हूं? 6 मिलियन। अच्छा अब आगे सुनिएगा। अच्छा क्या ये ऑब्लिगेशन है या लिमिट है? अच्छा ऑब्लिगेशन कब बनेगी? जब हम पैसा निकालेंगे, ये बात हमने सीखी हुई है। आगे देखिएगा, इंटरेस्ट रेट ये ऑफर कर रहा है 15% का और ये कर रहा है 12.5% का। चलें जी, ये अभी तक कहानी चल रही है वापस से। दो बैंक्स हैं, दोनों ने अपनी अपनी लिमिट दी हुई है, दोनों का अपना अपना रेट है। आगे जी, एवरेज आउटस्टैंडिंग बैलेंस, क्योंकि ये इतने माइनर कॉन्सेप्ट्स हैं, क्योंकि अगर ये हाथ से गए तो फिर आगे सवालात नहीं हो पाएंगे। हम बात कर रहे हैं एवरेज आउटस्टैंडिंग बैलेंस। आए जी देखते हैं इसका मतलब क्या है। भाई अगर मैं एग्जाम्पल दूं यहाँ पे सिर्फ समझाने के लिए कि एवरेज आउटस्टैंडिंग बैलेंस क्या होता है, सिर्फ ये समझ रहे हैं। फिर रिपीट कर रहा हूं, अभी सिर्फ क्या समझ रहे हैं, एवरेज आउटस्टैंडिंग बैलेंस क्या होता है। लिमिट का मतलब पता है, इंटरेस्ट का मतलब पता है, इस पे बहस नहीं होगी। अभी हम क्या सीख रहे हैं, एवरेज आउटस्टैंडिंग बैलेंस। भाई मैंने अप्रैल 1 2023 को लोन ऑब्टेन किया, सही जी, और लेट से मैं कह रहा हूं कि वो मैंने 1.2 मिलियन का लोन ऑब्टेन किया। ये कहलाता है लोन बैलेंस। ये क्या कहलाता है? लोन बैलेंस। अब इस पे याद रखना, देखो इसमें से कंफ्यूजन हो तो हाथ के हाथ पूछ लेना। वापस से रिपीट कर रहा हूं, ये जो मैंने पैसे लिए ये है लोन का बैलेंस। अब आगे सुनिएगा, मैं अगर ये कहूं कि ये इस साल इस पे कितने महीनों का सूद लगेगा, 9 महीने। अगर कुछ रीपेमेंट नहीं है तो मैंने कहा कि भाई अगर कुछ रीपेमेंट नहीं है तो इसको जरा 9/12 करो, 9 लाख रुपए। अच्छा प्लीज फोकस होकर देखिएगा, ये आ गया 9 लाख रुपए। अच्छा अब इसमें और उसमें क्या फर्क है, जरा इस पे तस्करा कर लेते हैं। मैंने कहा भाई इसको मैं कहता हूं लोन बैलेंस, लोन इतने का है, पर मैं आज आपको यह सिखा रहा हूं कि लोन इतने का है, इंटरेस्ट जो असल लगा होगा वो उस पर लगा होगा 9 लाख रुपए पे, वो है एवरेज आउटस्टैंडिंग बैलेंस। अभी भी जैसे शक्लें बना रहे हो ना, मजा नहीं आ रहा, इसको और आसान करते हैं, सही ना, और आसान करते हैं। मैंने कहा भाई मैंने लोन लिया कितने का, ये क्या कहलाएगा, लोन बैलेंस। ये हमने यहां पे लिख दिया। इस लोन के ऊपर अज्यूम कर रहा हूं कि जो इंटरेस्ट रेट है वो 15% है। इंटरेस्ट रेट कितना है, फॉर हाउ मैनी मंथ्स, कितना आ गया, कितना आ गया जी, 135,000। चलिए जी, हाँ वापस से फोकस के साथ इधर। हमने कहा भाई आज हम सीख रहे हैं मल्टीपल जनरल बोरिंग का कॉन्सेप्ट, यानी आप जनरल बोरिंग कर रहे हैं एक से ज्यादा बैंक से। दोनों बैंक्स ने अपनी अपनी लिमिट दी हुई, एक की 5 है, एक की 6 है, दोनों ने अपना अपना इंटरेस्ट बता दिया। फिर हमने कहानी ये शुरू की कि लेट्स टॉक अबाउट एवरेज आउटस्टैंडिंग बैलेंस। हम ये अंग्रेजी का शब्द सीखने लगे,
कौन सा? एवरेज लोन बैलेंस होना अलग बात है, एवरेज आउटस्टैंडिंग बैलेंस होना वो मेरा काम है, अभी मैं अलग करके देता हूं। मैंने कहा कि भाई मेरी एग्जांपल के अंदर, हाइपोथेटिकल एग्जांपल के अंदर लोन बैलेंस है 1.2 मिलियन का, क्योंकि हमने लोन लिया है 1.2 मिलियन का। कौन सी तारीख पे लिया है? 1 अप्रैल को लिया है। मैंने कहा अगर आप सिर्फ ये वाला हिस्सा देखें ना, जैसे हम आज तक करते हैं, 1.2 मिलियन इज माय लोन बैलेंस, इसके ऊपर 15% का इंटरेस्ट लगेगा कितने महीने? मैं आपको टेक्निकली बता रहा हूं कि आपका जो ये 15% का सूद लगा है ना, वो 1.2 मिलियन पे तो लगा है, पर वो एवरेज बैलेंस पे लगा। अगर मैं सिंपल एक काम करूं, इसके ऊपर सिर्फ 15% चिपकाओ तो क्या आता है? 1.35 आता है। तो कहने का मतलब यह है कि एवरेज आउटस्टैंडिंग बैलेंस का मतलब यह है कि वो टाइम से मल्टीप्लाई हुआ है, कि ऑन एवरेज इस पे इंटरेस्ट लगा था, ऑन एवरेज। अच्छा, वापस से रिकैप करते हैं। आज तक हमने सीखा सीधा सीधा हिसाब किताब, आज तक हमने सीखा सीधा सीधा हिसाब किताब। सीधा सीधा हिसाब किताब था क्या, वो जरा देख लो। हम कहते थे 1.2 मिलियन का लोन लिया, जब तक रीपे नहीं किया इस पे सूद लगाया, जब तक रीपे नहीं किया इस पे सूद लगाया। हम खुद कैलकुलेट कर रहे थे, और हम कैलकुलेट करते हुए कर क्या रहे थे? हमने सिंपल एक बात की, मैंने कहा 1.2 मिलियन उठाया, इस पे 15% चिपकाया, और मैंने कहा ये जो इंटरेस्ट है पूरे साल लगेगा या 9 महीने, यानी पूरे साल में से 9 महीने। तो जब आप कह रहे हैं पूरे साल में से 9 महीने, तो इस बैलेंस पे पूरे साल सूद लगा या 9 महीने? तो क्या मैं इसको यूं कह सकता हूं कि ऑन एवरेज 9 महीने के बैलेंस पे सूद लगा है? कौन से बैलेंस पे? 9 महीने के बैलेंस पे। अच्छा, मैं अभी टू बी वेरी क्लियर, अकाउंटिंग नहीं सीख रहे, अभी फर्क सीख रहे हैं। व्हाट डज इट एक्चुअली मीन बाय बैलेंस एंड आउटस्टैंडिंग बैलेंस, एवरेज आउटस्टैंडिंग बैलेंस? यानी हम अभी फर्क कर रहे हैं ना, लोन बैलेंस में और एवरेज आउटस्टैंडिंग बैलेंस में फर्क क्या है। वापस से कोई आपसे पूछे अभी इन दोनों बैंक्स में, आपको एक में 5 मिलियन की लिमिट है, एक में ये लिमिट है, ये इस हद तक जा सकते हो, इस हद तक। अच्छा, इसमें जब जब पैसे निकालोगे सूद लगेगा, जब जब पैसे निकालोगे। मैं आपको कहना ये चाह रहा हूं, बताना ये चाह रहा हूं कि जब जब पैसे निकाले होंगे सूद उस वक्त से लगा होगा, जब जब पैसे निकाले होंगे सूद उस वक्त से लगा होगा। यहां तक बात समझ आ रही है? यानी अगर मैंने अप्रैल में पैसे निकाले, जो मेरी एग्जांपल है ये रहा, मैंने अगर अप्रैल में पैसे निकाले, तो आज तक हमने यही किया ना, 1.2 मिलियन निकाले, इसके ऊपर 15% चिपकाया, कितने महीने? तो मैंने कहा आप सब बच्चों 1.2 मिलियन पे 15% का सूद देंगे फॉर 9 मंथ्स। तो क्या हम उसको ये नहीं कह सकते कि टेक्निकली आप 9 महीने के बैलेंस पे सूद देंगे? क्या हम ये कह सकते हैं? टेक्निकली आप 9 महीने के बैलेंस पे सूद देंगे। तो भाई बात कहना तो यही है। तो क्या अब हम इस बात को कंक्लूड करें कि एवरेज आउटस्टैंडिंग बैलेंस का मतलब ये होता है कि वो टाइम अपोर्शन हुआ हुआ है? एवरेज आउटस्टैंडिंग बैलेंस का मतलब क्या है? कि वो टाइम अपोर्शन हुआ है, वो सीधी सलंग अमाउंट है जिस पे इंटरेस्ट लगेगा, वो सीधी सलंग अमाउंट है जिस पे इंटरेस्ट लगेगा। यकीन विश्वास नहीं होता तो ये था, तुम्हें करके दिखा दिया। वापस, लोन कितने का लिया? मैं आपसे पूछूं लोन कितने का है, तो आप बोलेंगे 1.2 मिलियन का। ये बात पत्थर पे लकीर है। लोन बैलेंस कितना है? अच्छा, पर मैं कहूं कि जो अमाउंट जिस पे इंटरेस्ट लगना चाहिए एक्चुअल में, क्या वो बैलेंस है या एवरेज आउटस्टैंडिंग बैलेंस है? अच्छा, क्योंकि अब तक हमने सीखा नहीं था ना, तो बाय डिफॉल्ट आपको बता दूं, हम यूजुअली पहले भी एवरेज आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे ही सूद लगाते थे। कैसे? 15% लगा के 9/12 करते थे। तो आपने सूद जो बुक किया वो टेक्निकली लोन के 9 महीने पे किया है। तो एवरेज आउटस्टैंडिंग बैलेंस इटसेल्फ इज अ लोन का 9 महीना। पहले तो ये बात समझ आ रही है? तो सर अगर मैं आज के बाद सवाल में देखूं, देखो तुम्हारे सामने सेम आ रहा आंसर, अगर आज के बाद मैं सवाल में देखूं एवरेज आउटस्टैंडिंग बैलेंस, तो वो जो एवरेज आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, व्हाट डज इट एक्चुअली रिफ्लेक्ट? टाइम अपोर्शन हुआ है। उसको मजीद टाइम अपोर्शन करूंगा या सलंग इंटरेस्ट? सलंग इंटरेस्ट। उसके बाद हमें कुछ करने की नीड नहीं है। पहले बताओ, यहां तक क्लैरिटी है? पक्की बात है, बेसिक बात की है। ऑनलाइन वालों प्लीज कंफर्मेशन दे दो। आप सब भी क्लियर है भाई? जो लेट आए हो टाइम पे आओ प्लीज भाई। मैंने वापस से, क्योंकि मैं 9:15 बजे पहुंच नहीं पाता था, इसलिए मैंने 9:15 से ही शुरू की है। तो टाइम पे आना है प्लीज यार, तुम लोगों की वजह से चौसियों 3 बार रिपीट किया है इधर। चलें आगे, अब जरा इस पे आ जाएं, हमारी इलस्ट्रेशन पे बहुत फोकस के साथ है, क्योंकि आज के बाद यही कनेक्शंस हैं।
अब बताओ लिमिट का मतलब समझ आता है, रेट का मतलब एवरेज आउटस्टैंडिंग बैलेंस क्या है ये, कोई पंचायत करने की नीड, वेरी गुड। आगे सुनो, एक आ रहा है आउटस्टैंडिंग बैलेंस, ये बात नहीं समझ आ रही, ये 3.5 मिलियन कैसे है? नहीं नहीं नहीं, आप ये बोलेंगे, सुनिएगा, आप बात समझें, आप कहें लोन तो मैंने 3.5 मिलियन का ही लिया होगा, लेकिन साल के बीच में लिया तो इस वजह से एवरेज जो है हाँ तो एवरेज अलग है, एक्चुअल, तो मेरी एग्जांपल में एवरेज था 9 लाख, एक्चुअल था 1 पॉइंट, तो क्या आप ये कहेंगे कि बैंक को मुझे 1.2 मिलियन नहीं देना? भाई बैंक को तो अभी भी 1 पॉइंट, पर बैंक को सूद किस पे देना है? 9 लाख रुपए। दोनों में फर्क क्लियर है? यानी पहले तो तुम्हारे लेवल पे आके ये बता दिया कि देयर इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल बैलेंस एंड एवरेज आउटस्टैंडिंग बैलेंस। तो इस केस में आपके सामने जो ये इलस्ट्रेशन आ रही है, कोई आपसे पूछे आपने बैंक से कितने का लोन लिया हुआ है, आपने बैंक को सूद किस पे देना है? अच्छा वो टाइम अपोर्शन हुआ है? एक काम करो ना, सारे मसले हल कर देते हैं, इस एवरेज आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे 15% चिपकाओ, इस एवरेज आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे, मैंने सवाल बनाया तो आएगा ना आंसर, कहने का मतलब ये इधर, तो कहने का मकसद ये कि भाई समझाने की बात थी कि आप लोन लेते रहें, कोई मसले वाली बात नहीं है, पर लोन लेना एक अलग बात है और उस पर सूद आना एक लाजमी नहीं है। जितने का लोन लोगे तो पूरे साल का इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट आता है एवरेज बैलेंस पे, बैलेंस आउटस्टैंडिंग पे। तो आपको जब मैंने पूरा कॉन्सेप्ट दिया अभी मेरी एग्जांपल वाला, तो 1.2 मिलियन एवरेज आउटस्टैंडिंग बैलेंस था, ये बैलेंस था, बैलेंस था, पर उस पर तुम सब बताओगे एक साथ इंटरेस्ट पूरे साल का लगेगा या एवरेज 9 महीने का? तो मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि उस बैलेंस को एवरेज 9 महीने कर लो, उस पर सूद चिपका दो, आंसर सेम आएगा। तो एग्जामिनर कभी ऐसी हरकत करे और वो बोले एवरेज आउटस्टैंडिंग बैलेंस ये है, तो इसका मतलब ये है उसको टाइम अपोर्शन नहीं करना, वो टाइम के लिए ऑलरेडी अपोर्शन हुआ है, आपने खाली रेट चिपकाना, आंसर आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? यहां तक कोई मसला? कुछ पूछना है? चलो वापस से कर ले, क्या नहीं समझ आया इसमें बताओ। देखो लोन कितना ऑब्टेन किया मैंने, 1.2 मिलियन का, बैंक इस पे इंटरेस्ट मांगेगा, सही है। कब लोन ऑब्टेन किया है? अप्रैल में। बैंक इस पे इंटरेस्ट मांगेगा पूरे साल का या 9 महीने का? तो मैं यही सिखा रहा हूं कि बैंक आपसे जो इंटरेस्ट मांगेगा वो पूरे साल पे नहीं, 9 महीने पे मांगेगा। तो ऑन एवरेज आप किस बैलेंस के ऊपर इंटरेस्ट दे रहे हैं? 1.2 मिलियन पे ही देंगे, पर अगर इस फ्रैक्शन को देखो, इस 15% को हटा दो यहां से, तो इसको 9/12 करो, तो आपको पता लग जाएगा कि ऑन एवरेज आपने जो इंटरेस्ट दिया है बैंक को वो 9 लाख रुपए पे दिया है, क्योंकि आपका 1.5 जो 1.2 मिलियन है ये पूरे साल आउटस्टैंडिंग कितने महीनों के लिए आउटस्टैंडिंग था? 9 मंथ्स। तो इक्विवेलेंट 9 महीनों का बैलेंस बनता है कितना? 9 लाख रुपए। तो इक्विवेलेंट 9 मंथ्स का बैलेंस जो 9 लाख रुपए है, इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं एवरेज आउटस्टैंडिंग बैलेंस। इसके बाद मैंने कहा अगर इसके ऊपर भी 15% लगाओगे तब भी आंसर यही आएगा, और अगर ऐसे करोगे जैसे हमने आज तक किया है तब भी आंसर यही आएगा। तो कहने का मतलब ये कि आज तक जो आपने किया है ना, वो भी आप एवरेज बैलेंस पे ही इंटरेस्ट लगा देते। फर्क कितना है पता नहीं था, फर्क कितना है पता नहीं था, क्योंकि उस वक्त बताता तो जैसे आई भी शक्लें बना देते वैसे ही बनाते, तो कहानी आगे ही नहीं चलती। तो अब ये सिखा दी मैंने बात कि 1.2 मिलियन का लोन लेने के बाद अगर आप उस पर 15% लगाते हैं तो ये तो पूरे साल का हो गया। बैंक आपसे सूद कितने महीनों का मांग रहा है? तो आप ये भी तो कह सकते हैं ना कि ऑन एवरेज मैंने 9 मंथ्स के बैलेंस पे इंटरेस्ट दिया है। कितने मंथ्स के बैलेंस पे? और 9 मंथ्स का बैलेंस फ्रॉम द 12 मंथ्स इज एवरेज बैलेंस, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं एवरेज आउटस्टैंडिंग बैलेंस। अब आपको अगर कहीं सवाल में एवरेज आउटस्टैंडिंग बैलेंस दिखे तो क्या उसको टाइम अपोर्शन करना है या वो लायक ही खाली इंटरेस्ट के लिए? वो लायक ही इंटरेस्ट के लिए, इंटरेस्ट चिपका देना, आंसर आ जाएगा। अभी मैंने आपको ये करके भी दिखा दिया, अब समझ आई बात?
पक्की बात है, हर्ट कर दिया था आपने, ऐसे तो समझ ही नहीं आ रहा ये क्या होती है बात। चलें जी, क्या हम इंटरसेक्स के जरिए ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमने जो ये लोन लिया था ये किस रेट पे लिया था? नहीं तो अभी तो हम वहां तक चौरंगी पे पहुंचे नहीं है ना। चलो भाई मुझे एक बात बताओ जल्दी से, इनका सवाल ये है कि हम इसके जरिए क्या ये मालूम कर सकते हैं कि हमने ये लोन कब लिया था? भाई मुझे ये पंचायत ही नहीं होनी चाहिए भाई, जिस गली जाना ही नहीं है उसका पता ही क्यों चाहिए भाई? ये बोलना कि मैं ऐसा वर्क बैक करूं, नजूमी बन जाऊं कि मुझे पता लगे कब लोन लिया था। भाई ऐसे तो हो सकता है तुमने साल के मल्टीपल मरहलों में लोन लिया हो, तो ये तो मैंने एक ट्रांच बताई है ना, 3-4 ट्रांचेस हो सकती हैं, तो ये जो एवरेज बैलेंस होगा एक ट्रांच का होगा या 3-4 ट्रांचेस का? तो वो सारी की सारी टाइम अपोर्शन हुई भी होंगी। मैं कह रहा हूं इफ यू वांट टू पास द पेपर, ये FFR, ऑडिट, CFAP 6 ओवर थिंक नहीं करना कभी। हाँ आप बाउंड्रीज में सवाल पूछें, देखो मैं सवाल का जवाब देने में कभी नहीं करता था, मैं जवाब भी देता हूं। कहने का मतलब ये है कि मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जो सवाल देखते हैं, दो वो होते हैं ना ईशान नंद किशन अवस्थी, उसके चीजें क्यों घूम रही हैं दिमाग में कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। भाई कुछ भी नहीं हो सकता, जो है यही है। आप इसकी बाउंड्री में रेलेवेंट सवाल करें, मैं पाबंद हूं जवाब देने को, मैं इसका भी जवाब दे रहा हूं तुम्हारे लिए, सिर्फ ओवर थिंक कभी नहीं करना। भाई डेट का करूंगा क्या मैं, सवाल तो ये है भाई जो कभी भी लोन लिया, एग्जामिनर कह रहा है भाई तुझे मैंने बैलेंस दे दिया, तुझे लंबी करने की नीड ही नहीं है, तुमने कितनी लंबी वर्किंग की है इससे पहले, की नहीं की? अगेन एंड अगेन मल्टीप्लाई डिवाइड, मल्टीप्लाई डिवाइड। वो बोल रहा है जब तुझे करके दे दिया फिर तुझे मुसीबत है, डेट चाहिए। अगर उसको डेट वाला सवाल देना होगा तो वरना ये देना होगा तो ये दे देगा। हमने दोनों चीजें सीख ली हैं भाई, बात क्लियर है? कीप इट सिंपल। यहां तक कोई मसला? जी अच्छा अब आप जल्दी बताएं, जल्दी बताओ भाई, सब बता दो, कोई मसले वाली बात नहीं। आउटस्टैंडिंग बैलेंस यहाँ पे ये जो 3.5 मिलियन है, ये वो अमाउंट है जो एक्चुअल लोन लिया है। मेरी एग्जांपल में वो कितना था? 1 पॉइंट। अच्छा कोई आपसे पूछे बैंक को पैसे वापस कितने करना है? एक्चुअल आउटस्टैंडिंग बैलेंस, सही जी। कोई आपसे पूछे आपने बैंक को सूद कितने पे दिया है, तो लोन तो 1.2 का है, तो भाई जितना टाइम आउटस्टैंडिंग रहा उतने पे दूंगा। तो एवरेज बैलेंस जो कि इंटरेस्ट लगने के लायक था दैट वाज 9 लाख रुपीस, एवरेज आउटस्टैंडिंग बैलेंस। भाई यहां तक बात क्लियर है? अब जल्दी से इस बात का कंक्लूजन दो। साल में 4 बार भी लिए हो पैसे तो वो 4 के 4 बार टाइम अपोर्शन हुए होंगे। तुम्हें सिर्फ क्या चुपकाना है? आप मैथमेटिकली भी सोचो ना, अगर मैथ्स कमजोर है या वीक है, सिंपल, हर एक फ्रैक्शन को 9/12, 3/12, 4/12 करो, वेट तो सब पे 15% ही लगेगा ना, आंसर तो वही आएगा। बात क्लियर है? तो ये कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, ये मैंने खाली मैथ्स को प्रूव किया है बस अभी तक। यहां तक कोई मसला? अच्छा अगर मैं ये देखूं बराबर वाले बैंक में UBL में, तो मुझे एक बात बताओ उसका बैलेंस कितना है? 4.2 मिलियन। इंटरेस्ट 4.2 मिलियन पे लगा होगा या एवरेज आउटस्टैंडिंग बैलेंस? अच्छा जरा मल्टीप्लाई करके देख लो, क्या पता गलत किया हूं मैंने, देखो चेक करो, सही किया है ना? चलिए जी, अली अब्बास आउटस्टैंडिंग बैलेंस का मतलब क्लियर है भाई? सही किया है, ओके, कंफर्म भी कर रहे हो? चलें गुड, अच्छी बात हो गई। यहां तक कोई इशू? कॉन्सेप्ट तो अब शुरू होगा, क्योंकि अब तक तो हमने सिर्फ ये सीखा ना व्हाट डज इट एक्चुअली मीन बाय एवरेज आउटस्टैंडिंग बैलेंस। अच्छा अब हम आपके लिए एक इलस्ट्रेशन बनाते हैं यहाँ पे हाथ के हाथ, सुनिएगा। मैंने कहा कि भाई मैंने बैंक से एक स्पेसिफिक लोन लिया, और इसी इलस्ट्रेशन में सारी चीजें छुपी हुई हैं और उसके बाद सीधा पास पेपर है, सही ना? तो आपने बहुत केयरफुली देखना, तो पास पेपर करेंगे पहला आज इसका, और उम्मीद है कि तुमसे हो जाएगा अच्छे से। इधर स्पेसिफिक लोन लिया, सही है जी। लेट्स से मैंने स्पेसिफिक लोन लिया है 5 लाख रुपए का, और ये लिया है हमने जनवरी 1, 2023 को। बहुत फोकस होकर देखना, 2 सालों की वर्किंग करूंगा इसमें। हमने कहा कि हमने यहां पर, अच्छा मुझे एक बात बताओ कि मेरे पास रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी कितने बैंक से? 2 बैंक से, पक्की बात है? चलिए जी, अब मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास ये वाली जो फैसिलिटी है ना, ये वाली सिर्फ 2023 में है, और 2024 में जाके दोनों है। 2024 में जाके, या इसको यूं कर लेते हैं, 2 तरीके से कर लेंगे। पहला तरीका, पहले हम ये सवाल ऐसे सॉल्व कर रहे हैं, ये केस स्टडी ऐसे सॉल्व करते हैं, समझाने के लिए बता रहा हूं कि हमारे पास फैसिलिटी एक ही है,
पहले कैसे कर रहे हैं, याद रखना, फिर रिपीट नहीं करवाना ये वापस से, टाइम कम है, मैं कह रहा हूं हमारे पास फैसिलिटी एक ही है, तो इस थिंकिंग से कर रहे हैं अभी, सही है जी, एक ही फैसिलिटी है। चलें, हमने कहा कि भाई कॉन्ट्रैक्टर को हमने कोई जनवरी में ही पैसा दे दिया 3 लाख रुपए, और मार्च 1 को पैसा दे दिया 4 लाख रुपए, सही है जी। और इसके बाद हमने Feb 2 2024 में पैसा दे दिया। यार यही बात नहीं समझ आ रही, पैसे 5 लाख के दिए जा रहे हो, पैसे पे जनरल से करेंगे, फैसिलिटी कितनी है, अभी एक है, अभी एक है, 2 का अभी इसमें भी इम्पैक्ट लाएंगे, पर अभी एक है, टू कीप इट सिंपल। चलें आगे। अब मुझे एक बात बताएं फोकस के साथ, हमने कहा भाई जनवरी 1 पे ये स्पेसिफिक लोन लिया है, इसके ऊपर जो रेट है वो 10% है, सही है, और सरप्लस फंड्स इन्वेस्टेड जो रहते हैं उसका रेट है 3%। हमारी स्ट्रेटजी के हिसाब से अगर बैंक की कोई रीपेमेंट नहीं है, यानी स्पेसिफिक लोन की कोई रीपेमेंट, सीधा इंटरेस्ट लगेगा पूरे साल का। और हमने कहा काम भी 1 जनवरी को पेमेंट भी शुरू हो चुकी थी, तो हमने कहा कि भाई अब मैं अगर यहाँ पर 5 लाख रुपए पे 10% इंटू 12/12 कितना आ गया। अच्छा, बीच में कोई इंटरप्शन पीरियड वगैरह नहीं है, तो ये पूरा कैपिटलाइज हो जाएगा, सही है, ये पूरा कैपिटलाइज हो जाएगा, ये बात समझ आती है। अच्छा, आपको रनिंग फाइनेंस से पैसे कब लेने ये कब पता लगेगा, जब हमारा सरप्लस खत्म हो जाएगा। तो हमने कहा भाई आओ जी सरप्लस की वर्किंग बनाए। चलिए जी, सरप्लस की वर्किंग में आपके पास ओपनिंग बैलेंस जनवरी 1 पे कितना है भाई, जैसे ही आपके पास पैसे आए आपने कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट किए, कितने की, ये कितना बच गया। अच्छा, अब इस सवाल में आपने अगली पेमेंट की है मार्च में, क्या आपको 2 महीने की सेविंग मिलेगी एट द रेट ऑफ कितना आता है जी, 6,000 1,000 है, टाइम अपोर्शन भी कर लेते हैं ना इसको, टाइम अपोर्शन के साथ है। अच्छा, ये आपके पास हो गया जनवरी से लेके फेब तक। अच्छा भाई, अब आप लोग मुझे बताएंगे इधर फोकस के साथ, क्योंकि बस कॉन्सेप्ट ये है, इसके बाद पास पेपर है। इधर मुझे बताओ, अब मुझे पेमेंट करनी है 1 मार्च को, कितने की, 4 लाख रुपए की। मैंने कहा भाई मार्च 1 2023 को फिर मुझे कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करनी है, कितने की भाई, 4 लाख रुपए की। तो सर ये कैसे मुमकिन है, वेरी गुड। अच्छा, आप बात समझिएगा, हमने ये कहा कि भाई इसमें से अगर मैंने माइनस किया तो ये 2 लाख रुपए का डेफिसिट आ गया। ये मैंने किसके लिए लिया है, एसेट के लिए। अब ज़रा यहाँ पे होल्ड ऑन, और एक चीज़ सीखनी है। अब मेरे पास फैसिलिटी एक है, मेरे पास फैसिलिटी एक है, तो मैं गया एमसीबी के पास, मैंने बोला एमसीबी भाई लिमिट कितने की थी, मैंने कहा 5 मिलियन, मुझे इसमें से कितने चाहिए, 2 लाख रुपए। अच्छा, 2 लाख रुपए पे मुझे कितना देना है, 15%। और अगला मैंने 1 रुपया भी नहीं निकाला, क्योंकि अब कब निकालूंगा, अगले साल। क्या सलंग मैंने इस पे सूद दिया होगा, हाँ या नहीं, कितने महीने, 10 महीने, 25,000। ये आपके पास आ गया एक्सपेंस, ऐसा ही है, और ये आपकी है इनकम, सही है, ये नेट होगी। अच्छा, अब यहाँ पे सारे काम साइड में रखते, 2-3 चीज़ें आपने सीखनी है, सुननी है, समझनी है, ताकि आप कनेक्ट हो जाएं कॉन्सेप्ट से। इधर मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे आप एक क्लैरिटी के लिए, किसी ने बता दिया तो मज़ा आएगा, जिससे पूछूंगा वो बताए, सही, बीच में नहीं बोलना, ऑनलाइन वाले तुम बता सकते हो। इसमें
आपका जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो 3.5 मिलियन है साल के आखिर का, साल के आखिर का। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, इसमें 2022 है पर यूजुअली मैं कह रहा हूँ कि हमने 23 में डाल दिया। यहाँ पे अगर मैं सारी डेट्स को 22 कर लूँ तो ये उससे क्या हो जाएगा, इन लाइन हो जाएगा। तो हमने कहा कि भाई इसको हम कर लेते हैं 2023, सही है, हाँ, और इसको भी कर लेंगे हम 22, सही है। अब प्लीज़ फोकस होकर देखिएगा, मुझे कोई तुम में से ये बताया कि यहाँ पे आउटस्टैंडिंग बैलेंस आ रहा है 3.5 मिलियन, हमने पैसे कितने निकाले हैं? इसका मतलब ये है कि हमने पूरे साल में बाकी मल्टीपल पर्पसेस के लिए पैसे निकाले थे, जिसमें से लोन के इसके हैं। पहले तो बात समझ आई? यानी देखो ऐसा तो नहीं है ना, जनरल बोरिंग का मतलब ये था ना किसी भी चीज़ के लिए, जनरल का मतलब था किसी भी चीज़ के लिए। तो मुझे एक बात बताओ, जनरल का मतलब किसी भी चीज़ के लिए है, तो कहने का मतलब ये है, समझाने का मतलब ये है कि भाई ये जो 3.5 मिलियन आपको दिख रहा है ये हर रंगो नस्ल की बोरिंग के लिए। यानी हो सकता है कि मैंने इसमें से पैसे पे किए हों सैलरी के, इसमें से पैसे पे किए हों इलेक्ट्रिसिटी के, और इसी में से पैसे पे किए मैंने पीपी के। मेरा गर्ज किससे? पीपी से। ये बात समझ आ रही है? तो ये तो हुआ होगा, देखो एग्जामिनर इस हद तक तुम्हें कंफ्यूज करेगा, और वो मैं एक एक बात समझा रहा हूं। यानी पूरे साल में आपने जितने भी पैसे निकाले, पूरे साल में आपने, वो सब यहां है, वो सब यहां है, उसमें पीपी के भी पैसे हैं। मैंने पता है सिर्फ क्या किया, उस पीपी के पैसे को अलग कर लिया ये वर्किंग करके। चलो एक और बात, कैलकुलेटर निकालो और क्लैरिटी लाते ना तुम्हारी कॉन्सेप्ट्स में। 2 लाख रुपए को 10/12 करो, 2 लाख रुपए 10/12, 16667, ऐसा ही है क्या? ये एवरेज बैलेंस है? एवरेज बैलेंस है। मैं आपको बताऊं बाखुदा, ये एवरेज बैलेंस इस 2567000 में होगा। देखो इसमें अगर इतनी सी भी कंफ्यूजन हो तो शर्माने की बात नहीं है, पूछना है वापस। भाई मैंने कहा आपने पूरे साल में मल्टीपल टाइम्स पैसे निकाले होंगे पीपी के लिए, बाकी सबके लिए भी। ये जो आपको एवरेज आउटस्टैंडिंग बैलेंस दिख रहा है, क्या ये पीपी का है, सबका है? कहीं जब जब जिसके पैसे निकाले तब तब उसका टाइम, जब जब जिसके पैसे निकाले तब तब उसका टाइम। मैं आपसे पूछूं, इसमें से आपने अलग करना है वो वाला बैलेंस जो कि पीपी का है, ऐसा है ना? पहले तो पूरा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग दी, फिर यहां से कनेक्ट कर रहा हूं। तो कहने का मतलब यह है, मैं आपसे पूछूं आपने जनरल बोरिंग में से पीपी के लिए कितने निकाले? आप बोलेंगे 2 लाख रुपए। असल में कितने निकाले? 2 लाख रुपए। अच्छा, वो आपको ऐसे पता लगाना जब आपने सरप्लस फंड्स की वर्किंग की, तभी तो आपको समझ आया कि पीपी के लिए इतने निकाले गए थे, वरना तो इसकी नीड नहीं थी। अब आप मुझे बताएंगे, जब पीपी के लिए मैंने 2 लाख रुपए निकाले हैं तो मैंने कहा क्या इंटरेस्ट 2 लाख रुपए पे लगा होगा या इसके एवरेज पे? अच्छा, वैसे तो हमने यही सीखा है कि 2 लाख इंटू परसेंटेज इंटू 10/12, बट सॉर्ट ऑफ वो 2 लाख के 10 महीने पे ही लग रहा है, 2 लाख के 10 महीने पे लग रहा है। तो 2 लाख के 10 महीने आपने बोला 16667, ऐसा ही आता है। तो 16667 का एवरेज बैलेंस तमाम एवरेजेस के साथ इसमें होगा, बाकी पैसों का भी होगा। मुझे पंचायत सिर्फ किसकी है? पीपी की है। पहले बताओ यहां तक बात समझ आती है? ऑनलाइन वालों प्लीज कंफर्मेशन दो भाई जल्दी से, ये बात समझ आती है? तो ये हमने ऑलरेडी किया हुआ, मैं खाली मैपिंग कर रहा हूं यहां से कि बाकी सारी चीजें भी साथ हो तो क्या करना है। जल्दी से बताओ भाई, सबको क्लियर है? चलें। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ प्लीज फोकस के साथ। यहां पर कहने का मतलब यह है कि ये जो आपको इंटरेस्ट दिया हुआ है ना, ये वाला, क्या इसके अंदर ये 50,000 का इंटरेस्ट शामिल है? भाई जो ये आपको इंटरेस्ट दिया हुआ है 385,050, ऑनलाइन में तो देख के बताओ, ये जो 385,050 का इंटरेस्ट एक्सपेंस पूरे साल का दिया हुआ है, क्या इसके अंदर ये 50,000 का शामिल है? नहीं शामिल है। ये स्पेसिफिक बोरिंग का है, वो जनरल का है। ये गलतियां जो एग्जाम में करके आते हैं बच्चे, वो मैं तुम्हें यहां पे करवा रहा हूं पूछ के। सुनो भाई, ये जो एमसीबी का पैसा है ये कौन सी बोरिंग का है? जनरल बोरिंग का है। ये 5 लाख रुपए कौन सी बोरिंग है? स्पेसिफिक बोरिंग है। तो ये 50,000 रुपए का इंटरेस्ट इस वाले इंटरेस्ट में शामिल नहीं है। अब पूछो जानी।
इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द ईयर किस पे निकाला गया? तुम्हारे ये जो हाथ थे जिन्होंने कैलकुलेटर पे उंगलियां चलाई, उस पे तुम मुकर जाओ अगर मैंने तुमसे कैलकुलेट नहीं करवाया ये, तो फिर कैसे हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इनके सामने नहीं कैलकुलेट किया, तब भी सवाल मेरा बनाया हुआ इसमें यही है। तो देख ये तो ये एक अच्छी बात बताई इसने, 5 लाख का रेट अलग है, इसका रेट देखो। मैंने कहा सोचना उतना है जितना बोला जाए या जितना एग्जाम में हो। भाई अल्लाह के बंदे, जब यहाँ पे देख रहे हो कि लिमिट पे लगा हुआ है, जनरल पे लगा हुआ है, तो जबरदस्ती इसमें 50 घुसाना क्यों है? अलग से डाल दो, जेब से लग रहे हैं। कहने का मकसद ये, अब तो बोल ले चल। अबे इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द ईयर ऑन दिस फैसिलिटी बिकॉज दिस हैज बीन रिटन अंडर द नेम ऑफ एमसीबी। बात समझ आ रही है? फॉर द ईयर में तुम्हें देखो, फिर एग्जाम में अगर ये बेवकूफी की, मैं बता रहा हूं बहुत बुरा फंसोगे। इंटेलिजेंट हो, तुम्हें चीजें सोचना आती हैं, पर डायरेक्शनल सोचो। कहने का मतलब ये है, फॉर द ईयर का मतलब थोड़ी ना कि पूरी कंपनी का इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द ईयर ऑन एमसीबी, इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द ईयर ऑन, कीप इट क्लियर, बस इतनी सी बात है। क्लियर है भाई जी? वही तो कह रहा हूं, तो वही तो समझाने की बात है कि देखो ये तो क्लैरिटी है ना। पेपर में तुम देख के बिदक जाओ पूरा इंटरेस्ट, तुमने कुछ भी नहीं किया, तो वो जो गलतियां होती हैं उसको दोहराना नहीं है। सही है? तो ये तो हिस्टोरिकली हम देखते हैं ना कि बच्चों ने क्या क्या गलती किया, मैंने ये कर दिया था, मैंने ये कर दिया था, तो वो तुम्हें अवेयर कर रहा हूं कि नहीं करना। चलिए जी, यानी भाई अली अब्बास पूछे सर 25,000। अच्छा ये बताओ, ये अच्छा सवाल पूछा है, क्या ये 25,000 अब बताओ इसके अंदर शामिल है? क्यों? तो ये तो ज्यादा है, उसमें बाकी भी होंगी, तो बाकियों का भी है। मुझे 50 सिर्फ किसकी है? 25 की, पीपी वाले की। बात क्लियर है? चलें अब फोकस के साथ। अब अगर मैं यहां पर बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट बनाऊं, तो आप मुझे बताएं, मेरे पास CWIP आएगा। आप यहां पे बखूबी देख के बताएं, आपने कॉन्ट्रैक्टर को 7 लाख रुपए पे किए हैं? हाँ चलें, 7 लाख रुपए। तो आपने कहा भाई कॉन्ट्रैक्टर को आपने 7 लाख रुपए पे किए हैं, ये अपनी जगह। इसके अलावा इसके अंदर क्या वो 50,000 रुपए का स्पेसिफिक इंटरेस्ट क्या अप्लाई होगा? चलें, वो ये आ गया। और एक ये 25,000। तो सर आखिर बार मुझे पता है बिला वजह की लंबी कर रहा हूं, ये 385 क्यों नहीं डाल रहे? बाकी सब भी है ना। आपको इसमें से पंचायत किसकी है? पीपी वाले की है। यहां तक क्लैरिटी है? चलें जी, ऑनलाइन वाले कंफर्मेशन दो तो एक स्टेप आगे चलें, जल्दी बताओ भाई। ओके, तो अब हमारे पास जो पीपी का टोटल फिगर आ गया वो कितना है? पर एक चीज मिस कर गए, इनकम। इनकम माइनस करो 1,000, 774,000। भाई ये तो हो गया हिसाब किताब CWIP का। अच्छा भाई, इसके बाद अब देखें यहां पे आविष्कार तो यहां पर हैं जो अभी हमें सीखने हैं। अब हम क्या बनाएंगे? कैलकुलेटर उठाओ। कैलकुलेटर में मुझे लिखना है इंटरेस्ट एक्सपेंस। लेकिन सर इनकम क्यों करें ऐड? वो तो फेब और जैन की है, जबकि पीपी मार्च से स्टार्ट हुआ है। भाई ये कब हुआ? देखो शिजा, ये देखें आप, जनवरी से शुरू हुआ है। सही है? मतलब जस्ट टू हैव अ क्लैरिटी कि इसमें मैंने आसान रखने के लिए शुरू कहां से किया है? जनवरी से। तो हमने नेटिंग की है। सही है? ये क्लियर हो गया? जल्दी बताओ। ओके, अब आगे देखें प्लीज। देखो ये सारी रिपोर्टिंग है। अब एग्जामिनर तुम्हें कह रहा है मुझे बताओ मेरे प्रॉफिट एंड लॉस में क्या आएगा। एग्जामिनर क्या कह रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस में क्या आएगा? मैंने कहा प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस आएगा या इनकम आएगी? एक्सपेंस आएगा या? अच्छा मैं सवाल में गया, इसने मुझे, क्योंकि मेरी अजम्पशन है कि एक ही बोरिंग है, एक ही जनरल बोरिंग है, दूसरी फैसिलिटी अवेलेबल, जनरल बोरिंग एक है, तो मैंने कहा यार पूरे साल का इंटरेस्ट 385050 है। मैंने यहां पे लिखा 385, फिर मुझे याद आया इसमें से 25 तो कैपिटलाइज हो गया है। नहीं है बात समझ? तभी तो मेहनत की थी, तभी तो मेहनत की थी अलग करने के लिए। तो कहने का मतलब ये होता है कि जनरल बोरिंग पे जितना भी इंटरेस्ट होता है ना, वो है तो इंटरेस्ट ही, बाय डिफॉल्ट बैंक तो पूरे मांगेगा।
पर आप एक काम ये करेंगे कि उसमें से वो हटा देंगे जो कि क्या हो गया, कैपिटलाइज। तो आप सब मुझे बताएं इसमें से कितना घटा दूं, 25,000। तो आपने इसमें से 25,000 जब माइनस किया तो कितना बचा, 13,000 कैसे, 36। अच्छा, ये जो 36,0050 का आपका जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है, ये प्योरली वो इंटरेस्ट एक्सपेंस है जो कि पीएनएल में जाएगा। अच्छा, इसके अंदर आप मजीद 50,000 ऐड कर दें तो हम इसको काट के पूरा इंटरेस्ट एक्सपेंस दिखाएंगे। 50,000 कैपिटलाइज हुआ है तो मतलब इसको 50,000 यहां पे दिखाने की नीड नहीं है। बात समझ आई? यानी सर इस पूरे कॉन्सेप्ट में हमने ये सीखा कि जब भी आपके पास जनरल बोरिंग होगी और वो आपको ऐसे पूरी कंपनी का एवरेज आउटस्टैंडिंग बैलेंस दे दे, तो उस एवरेज आउटस्टैंडिंग बैलेंस के अंदर वो लोन पे भी एवरेज आउटस्टैंडिंग बैलेंस होगा और इंटरेस्ट पूरी कंपनी का ही है। आपने इसमें से कौन सा अलग करना है, जो कैपिटलाइज हो गया, और उसको अलग करने का एक ही तरीका है, सरप्लस की वर्किंग। जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे या पीएनएल बनाएंगे तो पीएनएल में ये एक्सपेंस लेके जाएंगे या इसमें से कैपिटलाइज वाला हटा देंगे, कैपिटलाइज वाला हटा देंगे। तो यानी सर हम यहां पे अगर ये बात कहें कि इस 385050 में हर रंगो नस्ल की बोरिंग का इंटरेस्ट है, मुझे कौन सी वाली बोरिंग का इंटरेस्ट कैपिटलाइज करना है, पीपी, तो हमने वो अलग कर लिया। पहले बताओ पूरी लॉजिक समझ आई? चलिए जी, एक मिनट में जवाब दे रहा हूं। एक चीज पहले शो होगी, वापस शो नहीं करेंगे, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, आज मैं आपसे पूछूं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कि भाई मेरे पास यहां पे लॉन्ग टर्म लोन पेएबल कितना है, 5 लाख रुपए। ये बता दिया तो मजा आ जाएगा। आप मुझे बताएं मेरे पास शॉर्ट टर्म बोरिंग कितनी है, 2 लाख रुपए। फंस गया। शॉर्ट टर्म बोरिंग है 3.5 मिलियन। भाई तुम अकाउंट से पीपी के लिए बना रहे हो, कंपनी के लिए? तो कंपनी के लिए जब अकाउंट्स बना रहे हो तो कंपनी की बोरिंग एक है या सब है? तो सब है, तो ये सब आएगा। अच्छा, एक और बात बताओ, वो क्यों नहीं दिखा रहा है एवरेज? वो पूरे साल का एक्चुअल नहीं है, वो तो सिर्फ इसलिए था कि उस पर इंटरेस्ट निकला होगा। एक्चुअल तो ये, यानी कोई आपसे बोले बैंक को कितने देने, आप बोलेंगे इतने, तो ये जो इंटरेस्ट था आपके पास ये भी तो पूरा था ना, तो उसमें से माइनस क्यों कर दिया? वो कैपिटलाइज हो गया ना। इसका हरगिज मतलब नहीं है कि इंटरेस्ट नहीं है। एक्सपेंस डेबिट होने की जगह क्या हुआ था, पीपी डेबिट। पे तो पूरा होगा, इंटरेस्ट पेबल पूरा है। यहां तक कोई मसला? पक्की बात है। तो हमने कहा शॉर्ट टर्म बोरिंग आप बताएंगे सर 3.5 मिलियन। अच्छा, अब 3.5 मिलियन की टोटल बोरिंग के ऊपर 2 तरीके के इंटरेस्ट थे। एक एक्सपेंस आउट होने वाले, जो एक्सपेंस आउट होना था पीएनएल में, जो कैपिटलाइज होना था पीपी में। कोई मसला? चलें जी, यहां तक कॉपी करें। और आपका कोई सवाल था पहले? उसको भी, हाँ भाई मुझे बताओ, अगर इस स्पेसिफिक बोरिंग पे भी कुछ पीएनएल में जा रहा होता तो क्या वो अलग से लेके जाते? यस, उसको अलग से पीएनएल में लेके जाते, तो वो तो अपनी जगह इसी में प्लस करते। बिल्कुल जी, हो नहीं सकता वैसे। अगर है तो फिर आप फिर अज्यूम करते हैं पूरा ही है। सही है। चले, यहां से कॉपी करना है। हाँ जी, अच्छा अब एक मिनट सबसे पूछ रहे थे भाई, एक में फोकस कर लेना सवाल को, हो सकता है कि वरना रिपीट नहीं हो जाए। 1 दिसंबर पे हमारा एसेट तैयार हो गया है और उसी डेट पे हम कॉन्ट्रैक्टर को पैसे दे रहे हैं, तो क्या वो कैपिटलाइज होगा या नहीं? देखो, कॉन्ट्रैक्टर को जो पैसे दे रहे हो वो तो कैपिटलाइज होगा ना। कॉन्ट्रैक्टर को आप जो पैसे दे रहे हो वो कैपिटलाइज होगा, पर उसके ऊपर आने वाला आगे का सूद कैपिटलाइज नहीं होगा। जो जनरल बोले हम जनरल बोरिंग से किसी से भी एसेट कंप्लीट हो गया, दैट्स इट, उसमें जो आगे इंटरेस्ट लगेगा वो कैपिटलाइज नहीं होगा। सही है भाई, ये पूरा कॉपी करना अभी, क्योंकि इसका दूसरा केस बाकी है कि दोनों बोरिंग को एक साथ देखना है।
आखिरी था। हाँ बस की प्रैक्टिस करनी है ना। हाँ रखनी है दाऊद, रखनी है। एवरेज आउटस्टैंडिंग बैलेंस अभी काम आएगा, अभी जो कराऊंगा ना, तो अभी समझाने के लिए था जी। नहीं, एवरेज आउटस्टैंडिंग बैलेंस का मतलब ये होता है कि वो बैलेंस जिस पे टाइम अपोर्शन होके इंटरेस्ट लगा है, जैसे अप्रैल से लेके दिसंबर 9 महीने, सही है, वो असल बैलेंस है। आपने लोन कितने का लिया, सिंपल रखो 1.2 मिलियन का, तो आप लोगों को क्या कहोगे, लोन कितने का आपके ऊपर, तो ये आउटस्टैंडिंग बैलेंस। इंटरेस्ट 1.2 मिलियन पे लगा या 1.2 मिलियन के 9 महीने पे, सही है। मैं वो पीडीएफ दे दूंगा ना आपको, दे भी रहा हूँ, कैश फ्लो दे चुका हूँ, आज आपको मिल जाएगा ये बोरिंग कॉस्ट का। सर कैश फ्लो में कुछ सवाल जैसे गाइडेंस रिच तक है तो पेपर में कितने आ सकते हैं? वो जो मेरी बुक में है, हाँ उस क्वेश्चन नंबर 16 वो तो वो है आईसीडब्ल्यू का सवाल है। नहीं वैसे होता हो सकता है। नहीं वो क्या एक ही पूछेगा क्या सवाल, पर उसमें प्रैक्टिस अच्छी है, हाँ वो है। तो मैं सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे उस सवाल से। मैं कर देता हूँ इस्मा। चले भाई यहाँ तक हो गया। अच्छा अब हम इसी वाले केस को इस तरीके से कन्वर्ट करते हैं कि अब आपके पास फैसिलिटी एक नहीं 2 अवेलेबल थी, उसमें क्या चेंज आएगा सिर्फ ये देख लेते हैं। अच्छा क्योंकि हमारे पास यहाँ पर इसको कॉपी करने की शक्ति है, तो हम यहाँ पे इसको कॉपी करेंगे और ये पेश कर दिया हमने। हमारे लिए सारी कहानी सेम है। अब हम अज्यूम करेंगे कि अब मेरे पास फैसिलिटी साल के शुरू से कितनी है, 2 हैं। अब फोकस होके देखिएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ केस 2, टू फैसिलिटीज अवेलेबल। अच्छा ये सिर्फ 5 से 6 मिनट का कॉन्सेप्ट है, अगर आप फोकस होकर देख लें तो ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमने जो मेहनत करनी थी कोर कॉन्सेप्ट पे वो मैं सिखा चुका हूं। इधर 2 फैसिलिटीज अवेलेबल हैं आपके पास, सही है, इस पे बात कर रहे हैं हम। अच्छा वही लोन मैंने 5 लाख का लिया, सरप्लस 3%, यही पेमेंट्स हैं, 50,000 रुपये भी वही है, सेम चीज है। अच्छा सरप्लस की वर्किंग के बाद मुझे पैसे की नीड कब आई, मार्च 1 को, यहां तक साथ है ना, सारा केस सेम है, मार्च 1 को नीड आई है। तो चाहे एक फैसिलिटी हो चाहे 2 फैसिलिटी हो, पैसे की जरूरत रिलेटिंग टू पीपी इसी वक्त आई है, ऐसा है ना। चलें अब खाली ये जो रेट है ना, ये वाला हमारे पास जो 15% का है, इसको मैं क्रॉस लगा रहा हूं और एक चीज सिखा रहा हूं जो आप सीखें। अब आपको स्टैंडर्ड ये कहता है कि व्हेन यू हैव मल्टीपल बोरिंग्स, मल्टीपल जनरल बोरिंग्स, तो वो कहता ये है कि भाई आपके पास जो चांस था वो यहां से पैसे निकालने का भी था, यहां से पैसे निकालने का भी था, तो आप अब एक रेट निकालें जिस रेट का नाम है वेटेड एवरेज रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन। क्या नाम है, अच्छा यहां पे लिख भी देते हैं भाई, वेटेड एवरेज रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन, सही है भाई। हमने अब ये रेट निकालना है। अच्छा ये रेट कब निकलेगा, जब एक बोरिंग होगी या एक से ज्यादा। अच्छा मैं ये स्पेसिफिक की बात नहीं कर रहा हूं, जनरल की बात कर रहा हूं, क्योंकि आपके पास एक से ज्यादा सहूलतें अवेलेबल हैं, तो आप सिंपल एक काम करेंगे, आप बोलेंगे कि भाई मैं एक ऐसा रेट निकालूं जो दोनों का रिफ्लेक्शन हो। ये बात अभी भी थोड़ी सी ब्लर होगी जब तक मैं इसको परफॉर्म नहीं कर लेता। यहां पे इधर देख लेते हैं, वो कहता है ये कि आप काम करें, एवरेज बैलेंस इनटू रेट प्लस एवरेज बैलेंस इनटू रेट। ये जो मैंने अभी 2 चीजें लिखी है ना, इसका मतलब यह है कि दोनों बैंक्स का पूरा इंटरेस्ट मुझे मिल जाएगा। वापस से
भाई जब मैंने ये फॉर्मूला लिखा है इसका मतलब ये है कि एवरेज बैलेंस ऑफ बैंक ए इनटू उसका इंटरेस्ट रेट। सही जी, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अच्छा भाई वापस से, हाँ फोकस के साथ मुझे बताइए, एवरेज बैलेंस इनटू रेट, ये पहले मैं बात कर रहा हूं किसकी, ये बात कर रहा हूं मैं यूबीएल की, और नीचे कहता है, प्लीज सुनिएगा, नीचे कहता है एवरेज बैलेंस प्लस एवरेज बैलेंस। अच्छा इस पूरी कहानी का मतलब समझो, अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास एवरेज बैलेंस कितना था इसका 2567, तो अल्लाह की कसम इंटरेस्ट तो इस पे ही लगा होगा ना, ये टाइम अपोर्शन हुआ है, इसके ऊपर 15% चिपकाओ, यही आ जाएगा 385050। हमने कहा यहां पे लिख दिया 385050। अच्छा फिर हमने कहा यहां पे एवरेज आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है 356780। ऐसे इसमें से भी बाखुदा तुमने जब जब पैसे निकाले होंगे तब तब सूद लगा होगा, और वो भी टाइम अपोर्शन हुआ होगा। तुम्हें टाइम अपोर्शनमेंट दी हुई है, तुम रेट लगाओ, तुम्हें इंटरेस्ट मिल जाएगा। कितना आता है 445। अच्छा क्या आप इस बात को मानते हैं कि ये जो ऊपर आपको इंटरेस्ट दिख रहे हैं न्यूमरेटर में, ये दोनों बैंक्स की रिफ्लेक्शन है, ये दोनों बैंक्स की रिफ्लेक्शन है। अच्छा इसको मैं डिवाइड करा दूं दोनों के एवरेज बैलेंस से, 256700, 256700, 35, यही है। अच्छा जब मैं ये फ्रैक्शन को सॉल्व कर लूंगा, प्लीज सुनना, सॉल्व करने से पहले इस बात को सीखो, ऊपर आ जाएगा दोनों बैंकों का मिला के इंटरेस्ट, और नीचे आ जाएगा दोनों बैंकों की मिला के एवरेज बोरिंग जिस पे सूद लगा है। आपको नहीं लगता कि जब मैं ये फ्रैक्शन सॉल्व कर लूंगा तो मुझे ये पता लग जाएगा कि एक ऐसा रेट मिल जाएगा मुझे जो दोनों बैंक्स की अकासी कर रहा होगा। वापस से, अभी बैंक ए का रेट कितना है 15, दूसरे का, पर ये जो हरकत मैं अब करने लगा हूं, दोनों बैंकों का इंटरेस्ट जो असल इंटरेस्ट है, बाखुदा ये कौन सा इंटरेस्ट है, और नीचे बैलेंस भी असल एवरेज बैलेंस है। तो अगर मैं इस फ्रैक्शन को सॉल्व कर लूं तो क्या मुझे पता लग जाएगा कि मुझे एक ऐसा रेट मिल जाएगा जो एमसीबी और यूबीएल को दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, एवरेज बैलेंस। कौन सा बैलेंस? अच्छा अगर आप वैसे अलग अलग भी देखना चाहें ना, वापस से मतलब लॉजिकल बात है, 385050 को अगर आप 256700 से डिवाइड करेंगे तो आपको वापस 15% मिल जाएगा, उसको डिवाइड करेंगे तो 12.5% मिल जाएगा, पर मुझे 15 चाहिए, 12.5 चाहिए, दोनों का रिप्रेजेंटेटिव के लिए दोनों का एवरेज कर लो तो आपको एक रेट मिल जाएगा। उस रेट का करना क्या अभी बताता हूं, पहले निकालो। आपने कहा 13.54%, सिर्फ इतना रख लेते हैं, मतलब 2 डेसिमल प्लेसेस तक इधर। अब आपको स्टैंडर्ड ये कह रहा है मैंने ये एक वजह से करवाया है, वो वजह क्या है सुन लेते हैं। वो कहता है जब आपने ये रेट निकाल लिया ना 13.54 का, अच्छा ये रेट बैंक एमसीबी का है, यूबीएल का, या दोनों का रिप्रेजेंटेटिव? दोनों का रिप्रेजेंटेटिव, जब एक से ज्यादा बोलेंगे। अच्छा अब ये स्टैंडर्ड आपको ये कह रहा है कि अब जब आप अकाउंटिंग करने लगे तो आपको एक बात समझ आनी चाहिए कि अब आपने 2 लाख रुपए निकाले, 2 लाख रुपए निकाले। अच्छा अब मुझे पता ही नहीं है मैंने यहां से निकाले या वहां से निकाले। वो कहता है आप कहीं से भी निकालें, आपका जो ये कैपिटलाइजेशन वाला इंटरेस्ट है ना, ये दोनों का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, ये दोनों का। अच्छा अब मेरी बात को जरा और फोकस होकर सुनिएगा ताकि कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आ जाए। सुनिएगा, मैंने यहां पे लगा दिया 13.54, ये रेट है या वेटेड एवरेज है? अच्छा इसको पूरा नाम दे दें, वेटेड एवरेज रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन, वेटेड एवरेज। अच्छा अब जो आंसर आएगा जरा वो बताएं, 22,567। यही है? अच्छा अब हमने कहा कि भाई वो नीचे वाला कटा दो, ये तो नहीं आता अब क्योंकि ये अलग हो गया ना सीन। अच्छा अब इस सिचुएशन में बात समझें, आपको स्टैंडर्ड ये कह रहा है आपका टोटल इंटरेस्ट जो है ना बाखुदा अभी भी यही है, वो चेंज नहीं हुआ,
बट अब आप कह रहे हैं कि इस टोटल इंटरेस्ट में से जो आप कैपिटलाइज कर रहे हैं वो इतना है, कितना है? 2256। पहले कितना था? अब कितना है? ये 22567 इसीलिए कम आया क्योंकि ये दोनों बैंक्स का रिप्रेजेंटेटिव है। अब आप पता है क्या करेंगे, प्लीज सुनिएगा, अब आप पता है क्या करेंगे, जब अकाउंटिंग करेंगे ना, आपका टोटल इंटरेस्ट, प्लीज सुनना, आपका टोटल इंटरेस्ट आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक बैंक का है, दो का है? दोनों को मिलाएंगे, ये टोटल इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द ईयर हो गया, हो गया? उसमें से ये माइनस कर देना, उसमें से, क्योंकि अब आपने जो इंटरेस्ट कैपिटलाइज होना है, मेरी बातों पे फोकस करना, अब आपने जो इंटरेस्ट कैपिटलाइज करना है, जो इंटरेस्ट, उसको एक नॉर्मल रेट से निकाला या रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन से? आपने रेट ही वो यूज किया जिससे आप कैपिटलाइजेशन वाला इंटरेस्ट निकाल सकें, और वो इंटरेस्ट रेट एक बैंक का है, दो बैंक का है, या दोनों का रिप्रेजेंटेटिव है? पर ये दोनों का रिप्रेजेंटेटिव सोच के बताना, मैंने इससे पहले वाले केस में क्यों नहीं किया था? क्योंकि एक ही बैंक था, तो एक ही बैंक था, एक ही का रिप्रेजेंटेटिव था, मुझे पंचायत ही नहीं थी। पर अब जो मुझे पूरे इंटरेस्ट में से जो कैपिटलाइज करना है, उसके लिए मैं कंफ्यूज हूं, ये रेट यूज करूं या ये रेट यूज करूं या दोनों का एवरेज? दोनों का एवरेज निकालो, फिर आप देखो पूरा इंटरेस्ट तो बुक हो चुका है ना, हाँ या नहीं? पूरा इंटरेस्ट तो बुक हो चुका है, तो पूरे इंटरेस्ट की बुकिंग में से तुम्हें कौन सा इंटरेस्ट अलग करना है? कैपिटलाइजेशन वाला। तो कैपिटलाइजेशन वाला अगर इंटरेस्ट अलग करना है तो उसके लिए रेट कौन सा लगाओगे? दोनों का एवरेज। अच्छा, इसका हरगिज मतलब नहीं है कि आप बैंक को असल में पे नहीं कर रहे, बैंक को असल में उतना ही पे करोगे जितना हुआ है, आप सिर्फ कर इतना रहे हैं कि आप दोनों इंटरेस्ट में से सिर्फ वो इंटरेस्ट अलग कर रहे हैं जो कि, अच्छा बैंक को एक्चुअल में तो एक्चुअल पेमेंट ही जाएगी ना, वो तो दिख भी रही है आपके सामने, अगर आप यहां पे कैलकुलेट करें तो आपकी असल पेमेंट 385050, यहां पे कितनी है? 445। अल्लाह की कसम बैंक को यही जाएंगे क्योंकि ये एक्चुअल है, आपने खुद एवरेज आउटस्टैंडिंग बैलेंस में निकाला था ना, ये तो असल है। अब आपको सिर्फ स्टैंडर्ड ये कह रहा है कि इस एक्चुअल इंटरेस्ट में से कैपिटलाइजेशन ऐसे अलग करना, कौन सा रेट यूज करके? वेटेड एवरेज रेट ऑफ, और आखिर बार बता दो, वेटेड एवरेज रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन कब आएगा? जब एक से ज्यादा बोरिंग होगी, बिकॉज यू हैव टू बी इनडिफरेंट कि भाई मैं कौन से इंटरेस्ट में से कैपिटलाइज करूं। आप बोलेंगे मैं दोनों में से कैपिटलाइज करूंगा, तो दोनों में से कैपिटलाइज करूंगा तो रेट भी दोनों बैंक्स का होना चाहिए ना, ठीक है? दोनों का अलग अलग करूं या एवरेज ले लूं? तो ये रेट सिर्फ कैपिटलाइजेशन निकालने के लिए, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। पहले बताओ यहां तक की कहानी क्लियर है? तो यानी से एक बात तो समझ आ गई कि किसी सवाल में अगर एक बात समझिएगा, किसी सवाल में अगर एक जनरल बोरिंग है तो ये पंचायत, किसी सवाल में एक से, तो ये पंचायत होगी अगर मैंने पीपी को बनाने के लिए जनरल बोरिंग यूज किए। व्हाट इफ पीपी ऊपर ही खत्म हो जाता, तो वेटेड एवरेज निकलता या कोई नीड ही नहीं है? क्यों? जनरल बोरिंग नहीं की, तो ये नहीं, सही बोल रहे हो आप, बोलो की है पर पीपी के लिए, तो जब पीपी के लिए नहीं की है तो फिर कौन से रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन की नीड है भाई? क्योंकि फिर उसके अंदर ये जितने भी पैसे निकाले गए हैं ये पीपी के अलावा है। पहले बताओ पूरी कहानी समझ आती है कॉन्सेप्चुअली? चलें जी, अब एक सवाल हमने कहा, बस सर इस केस में पीएनएल में तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट एक्सपेंस आ जाएगा। भाई क्यों आ जाएगा? पीएनएल में तो अल्लाह की कसम उतना ही आएगा जितना आना। भाई देखो, पीएनएल में ज्यादा या कम की बात नहीं है, पीएनएल में उतना आना चाहिए जो पर्टेन करता है पीएनएल से, पीपी में उतना आना चाहिए जो पर्टेन करता है। पहले वाले केस में और अब वाले केस में कोई नाजायज बात नहीं है। पहले वाले केस में बोरिंग कितनी थी, रेट कौन सा यूज किया? सिंपल था ना, टोटल इंटरेस्ट में से वो हटा दिया जो पीपी से पर्टेन करता है। अभी भी वही कह रहा हूं, टोटल इंटरेस्ट में से वो हटा दो जो पीपी से पर्टेन करता है। बट फर्क इतना है कि अब जब हटाओगे तो तुम लोग सब एक साथ बताओ, एक बैंक से हटाऊंगा या दोनों बैंक से? तो दोनों बैंक से हटाने के लिए इन ऑर्डर टू बी इनडिफरेंट, रेट भी तो दोनों का होना चाहिए ना। एंड जब रेट दोनों का होगा वो दोनों का अलग अलग होगा या दोनों का एवरेज? दोनों का एवरेज इज बेसिकली द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एमसीबी एंड यूबीएल, सिर्फ उसमें से अलग करके कैपिटलाइज कर रहे हो। बात समझ आ रही है? तो ये होता है कॉन्सेप्ट ऑफ वेटेड एवरेज रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन।
अच्छा सर, अगर 2 से ज्यादा फैसिलिटीज हैं तो उस हिसाब से रेट में डेटा इनकॉर्पोरेट करेंगे ना, बिल्कुल ऐसा ही। भाई अगर 3 फैसिलिटीज होती तो तीनों का लेते, तो फिर वो रिप्रेजेंटेटिव कितने बैंक्स का होता? 3 बैंक्स का। यहां तक क्लैरिटी है जी? अब कोई सवाल था? सर हमने एवरेज रेट निकाला 13.5 समथिंग, सही है। और कंपनी को हालांकि रेट मिल रहा है 12.5, तो फिर वो ज़्यादा के ऊपर क्यों जाएगी? नहीं, ज्यादा इसलिए जाएगी ना भाई, देखो इनका सवाल ये है, सुनना भाई, इनका सवाल ये है कि सर एक बैंक मुझे 15% दे रहा है, दूसरा 12.5% दे रहा है। ये 13.5 समथिंग इसलिए हुआ है ना क्योंकि ये दोनों का रिप्रेजेंटेटिव है। एक बैंक के ज्यादा बैलेंस ने दूसरे बैंक के कम बैलेंस को ओवरशैडो कर दिया। तो सर कंपनी खाली 12.5 वाले से क्यों नहीं करती? कंपनी 12.5 वाले से इसलिए नहीं कर रही क्योंकि स्टैंडर्ड कह रहा है कि भाई कल को आपने वहां से पैसे निकाले, आप बोलो यहां से निकालें, यहां से निकाले वहां से निकालें, आई वॉन्ट टू बी इनडिफरेंट। आप दोनों का रिप्रेजेंटेटिव उठाओ, इनडिफरेंट हो जाओ कि यहां से पैसे निकालें या आपने कहीं से भी पैसे निकाले, आप इनडिफरेंट होकर टोटल इंटरेस्ट में से बस इतना कैपिटलाइज कर देना, बस इतनी सी बात है। सही है जी? पे तो एक्चुअल हो रहा है, वेरी गुड। देखो पे तो वही हो रहा है जितना बनता है, सिर्फ हो क्या रहा है, कैपिटलाइजेशन अलग करने के लिए कौन सा रेट यूज करना है? एवरेज रेट। क्लियर है? चलिए जी, तभी मैंने पूरा पहले कॉन्सेप्ट दिया था। चलिए जी, दाऊद क्लियर है? जल्दी बताओ भाई प्लीज। अच्छा अब ये फिल करवा दो भाई, यहां पे इंटरेस्ट एक्सपेंस अब क्या लिखूं? दोनों? अच्छा आप लोगों ने अगर कॉपी किया हुआ है तो ये 385050 प्लस 445 माइनस, अच्छा अगेन ये 22567 जो इंटरेस्ट है कैपिटलाइज जो हो रहा है, ये एमसीबी का है यूबीएल का है? दोनों का है। बस यही तो वजह है, यही वजह है कि दोनों का रिप्रेजेंटेटिव है, तुम खुद भी कह रहे हो। चलें अब कितना आ गया ये? 80, हाँ जी दोनों बैंक्स का आ गया। तो यानी आपको एक बात समझानी है कि पीएनएल में तो उतना ही गया जितना जाना चाहिए, और जो कैपिटलाइज होना था वो यहाँ आ गया। खाली मैं यहाँ पे एक काम ये करूँगा कि ये जो आपका 25,000 है इसको हटा के 2277971567 ये चेंज हो गया। अच्छा भाई लॉन्ग टर्म बोरिंग सेम रहेगी तो, और ये जो शॉर्ट टर्म बोरिंग है ये कितनी हो जाएगी? 4.25 और 3.5 7.75 यही है। तो देखो जब हालात वाकयात दिए तो बैलेंस शीट ऐसी दिख रही है, जब हालात वाकयात वो थे तो बैलेंस शीट वैसी दिख रही थी। भाई दोनों में फ़र्क क्लियर है ना? चलें जी गुड। तो सर इसको हम यहाँ तक रखते हैं, हमारी क्लास कब तक है? बस चलो सही है। कौन सी वाली चीज़? इंटरेस्ट एक्सपेंस। अब जानिए तुमने कितने बैंक्स का लिया? ऐसा ही है, इन दोनों में से कैपिटलाइज कितना कर दिया? 225 ये रहा। ये कैसे निकाला था? एवरेज रेट को यूज करके ना, तो आपने उसको हटा दिया तो बाकी पीएनएल में। सही है? चलो जी भाई एक मिनट बैठो, एक मिनट खाली ये देख लेते हैं। अच्छा मैंने जो की है हरकत वो तुम्हें बता देता हूँ। बेसिकली बात तो ये है कि आपका बोरिंग कॉस्ट अलग से भी आता है और पीपी के, अच्छा मैंने काम ये किया कि पीपी के साथ जहां जहां आया हुआ है वहां से खींच के यहां ले आया हूं। तो हम अब वो पीपी के साथ जब जब आया है वो सारे पास पेपर क्लास में कर लेंगे, तो वो आपका हाथ साइड हो जाएगा। तो जब वो पीपी का सवाल करेंगे तो उसमें ये तुम्हें ऑलरेडी आता होगा, मिलेगा भी। तो अब अगर हम खाली ये देख लें कि इसमें इसने रिक्वायरमेंट में मांगा क्या है, प्रिपेयर करने बैलेंस शीट और एक्सट्रैक्ट फॉर द 31 दिसंबर 2000 कितने साल? 2 साल। तो आप जरा इसको देख के कीजिएगा। सही जी, सॉर्ट ऑफ ये क्विज है, इसका चाहो तो मैं वीडियो सोल्यूशन भी दे दूंगा शाम तक। सही है, मतलब आप पहले अटेम्प्ट करेंगे ना, और अटेम्प्ट करके तो उससे मैच कीजिएगा, और उम्मीद है कि बिल्कुल सही करेंगे। चलें जी मिलते हैं। ये क्लास नोट अभी दे रहा हूं मैं, इसके साथ ही आ रहा है, और दूसरा वीडियो भी डलवा दूंगा शाम तक। एक वाला